नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने घर से रवा दवा होते हैं और अपनी मंजिलों की जानिब पहुँचते हैं। यहाँ पे कुछ इल्म सीखने के लिए, कुछ आपको देने के लिए, कुछ ऐसी बातें जो आपके मन की बातें वो सब आपसे करने के लिए, कुछ माशी बातें, कुछ माशरती बातें, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से माश का लेवल क्या चल रहा है आजकल और मुल्क में किस किस्म के तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं या चलने की तवक्को है और मुल्क क्या तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है या अभी तक हम तरक्की पजीर ममालिक की सतह से भी नीचे आ चुके हैं। लेकिन हमेशा आपसे बात कहती हूँ कि मुझे अपने मुल्क से बड़ा प्यार है और मैं जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ देखती हूँ वो मैं कहीं और नहीं देती। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे लंबी लंबी लाइनें नहीं बनानी पड़ती, लेडीज़ फर्स्ट कह के उनको वो जगह और वो एहतराम दे दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जिनको वैसे तो आप अगर उनको कहा जाए नॉर्मल वे में कुछ वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इस माने में आ जाती हैं कि आप शायद वो एथिक्स के हवाले से नहीं होती, मैनर्स के उसूल पे नहीं होती, लेकिन अगर आपकी कहीं पे किसी भी इदारे में अच्छी बातचीत है तो आपका काम बड़ा आसानी से और बड़ा मिनटों में हो जाता है। एयरपोर्ट पे आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता, आपके कोई एग्जीक्यूटिव्स आते हैं वो आपके सारे काम मिनटों में और फुर्तियों में करा देते। तो इस लिहाज से मुझे अपने मुल्क में ये बड़ी सहूलियात नज़र आती हैं। आपके घर में आपके हाउस हेल्प आपको बड़ी मज़े की होती है, आपके ड्राइवर्स होते हैं, आपके काम करने वाले होते हैं, आपकी क्लीनिंग वाले होते हैं, इवन दो आपको ग्रोसरी भी आपके घर आ जाती है। ये तो खैर बाहर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नेबर्स हो गए, आपके नेबरहुड हो गए, वो आपका ख्याल रखते हैं और आपके अहले मोहल्ला आपके साथ मिलकर चल रहे होते हैं। ये एसेंस है जो हमारी ज़िंदगियों का होता है। और अगर हम बात गैजेट और सारी चीज़ों के हवाले से करें तो यहाँ पे एक बेचारा मजदूर तबका या फिर एक रेडी वाले के पास भी स्मार्टफोन होता है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। जबकि बाहर आप जाएँ तो हर चीज़ आपकी इंस्टॉलमेंट पे चल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए अपने मुल्क को ये कहती हूँ कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। चारों मौसम यहाँ पे है और आपको जो खाने को मिलती है, जो अजनास मिलता है, जो फल फ्रूट मिलते हैं, वो ताज़ा फल फ्रूट मिलते हैं। आप कहीं बाहर जाएँ, हम यहाँ जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए तो हम अगर हम एक एक दो दो किलो तो लेते नहीं। कभी हम अंगूर लेने जाएंगे तो हम कहेंगे कि जी 3 किलो अंगूर दे दो या 2 किलो अंगूर दे दो। और जब आप बाहर जाएँ तो कितना सा आपको कप मिलता है, उसके अंदर चंद अंगूर का छोटा सा खोशा होता है, फिर वो आपको कहा जाएगा कि 8 या 10 डॉलर का है। या अगर एक आम लेने जाएंगे तो वो आपको 7-8 डॉलर या 10 डॉलर का एक आम मिलेगा। तो जनाब सोचें, हम बात तो यकीनन करते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई है, महंगाई है। मसला सारा सिर्फ और सिर्फ ये रह जाता है कि महंगाई यकीनन इसलिए है कि जो तनख्वाहें हैं वो कम हैं। वो तनख्वाहें एक तो टाइम पे नहीं मिलती, मजदूर को उसका मुआवजा नहीं मिलता और जो बेरोज़गारी है वो है, उसकी वजह से हमें अपना मुल्क में माशी तौर पे हमें बदहाली नज़र आती है। सिर्फ यही एक वजह है। और किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ और खेला जा रहा है, जैसे कि आप बिजली के बिलों के हवाले से देख सकते हैं कि जिसमें कोई तुक नज़र नहीं आती, जो जो टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ये सारी वो सारी चीज़ें होती हैं कि जो गवर्नमेंट अपने कहीं ना कहीं लॉसेस पूरे करने के लिए ये सारे काम कर रही होती है। अब हम जब बात मुल्क की तरक्की के हवाले से करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जितनी हमने देखा है उसमें हमने बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट देखी जो तरक्की पजीर ममालिक के सतह में तो होती ही साथ है, लेकिन साथ साथ तरक्की को किस तरह से आगे लेके चल रही होती है। क्या वो वाकई मुल्क तरक्की कर रहा होता है उनके दौरे हुकूमत में या मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अब जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जो कुछ सर्कल है, जो बिजनेस सर्कल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना यह है कि मईशत में बेहतरी आ रही है। तो क्या वाकई मईशत में बेहतरी आ रही है या आपको उस वक्त पता लगेगा जब आप अशिया खुरनोश खरीदने बाहर जाते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, अगर 1 रुपया कम हुआ है तो जब हमारा बिल बना है तो हम 2 रुपये ज़्यादा ही दे के आए हैं। इसी मईशत के हवाले से बात होगी। और जो अहम बात है, जो टॉपिक है वो ये है कि चीन के वज़ीर आज़म ने 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया है और वो दौरा कर रहे हैं। 17 तारीख तक उनका ये दौरा है और इस दौरे में क्या क्या होगा, किन किन याददाश्तों पे दस्तखत होंगे। और अगर हम बात करें गवादर के हवाले से, उसके पोर्ट के हवाले से और उसके जो एयरपोर्ट्स हैं उस हवाले से बात करें तो कौन कौन से ऐसे मनसूबे हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। और हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है। सीपैक में और क्या अमेंडमेंट्स होंगी और कहाँ तरक्की के मनाजिल वो किस तरह से और किन चीज़ों के ऊपर तय करेगा और किन याददाश्तों पे MOU साइन होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। ज़ुबैर हाशमी साहब, तज़कियाकार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज जो हमारी बात है, वैसे तो माशी तौर पर पाकिस्तान किस दर्जे पर जा रहा है और क्या वाकई मईशत में बेहतरी आ रही है। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप वैसे तो पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं, लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है? हम सबसे पहले पाकिस्तान की इस वक्त मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो मईशत कहाँ खड़ी है, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद बाद में बात। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में।
मैं पेशे के एतबार से वकील ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बिज़नेस पे भी एक नज़र रखता हूँ। मैं FPCCI का मेंबर भी हूँ। अच्छा। उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है बलूचिस्तान के लिए, उसकी हाँ। कस्टम कमेटी का मैं कन्वेनर हूँ। तो इस वजह से मेरा सब बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना होता है। ये जो चीन का सदर वज़ीर आज़म का यहाँ आना है, ये हमारे मुल्क के लिए खुशबख्ती की अलामत है। बिकॉज आप पिछले 10-12 सालों से देखें, जब से श्रीलंकन टीम पे लाहौर में हमला हुआ था, उसके बाद हर चीज़ हमारी स्टक हो गई थी। कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होता था। तो इतना सारे सरबराहान का और इतना सारे हाई लेवल डेलीगेशंस का पाकिस्तान में आना और यहाँ आके ये इजहार करना कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ना सिर्फ इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अखलाकी लिहाज से भी और लोगों को बताने के लिहाज से भी कि हम अकेले नहीं हैं। जो पिछले हम 4-5 साल पिछले में हमारे साथ जो हुआ है, हम जिस तरीके से बिल्कुल दुनिया में तन्हा हो गए थे। अब आप देखें, इससे पहले सऊदी अरब का वफ्द आया, उससे पहले और लोग आए। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये प्लस में जा रहे हैं, ये पॉजिटिव हैं। हमारी स्टॉक मार्केट 85,000 की जो नफसियाती हद है उसको क्रॉस कर चुकी है। GDP का बड़ा इसमें रोल है ना, जी वो बिल्कुल तो डेफिनेटली ऊपर नीचे होती है। और आप देखें कि हमारा बड़े अरसे के बाद सिंगल डिजिट में हमारी महंगाई आई है। ये देखें 37 महंगाई आई है सिंगल डिजिट में। मुझे एक बात बताएं, हम तो ग्रोसरी करने जाएं तो हम वही जो चीजें ले रहे होते हैं, हमें तो फर्क नहीं दिखता, 1-2 रुपए ऊपर ही दिखते हैं। उसकी 2 रीजंस है। एक तो ये है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस कदर कमज़ोर है कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। दूसरी ये है कि हमारा जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। अब आप देखें कि जब मैदे का एक मन का रेट 12,000 रुपये था, तब भी समोसा आपको 35 से 40 रुपए में मिल रहा था। आज उसी मैदे का रेट 4,000 रुपये है, समोसा आपको फिर भी वही 30 से 40 रुपए में मिल रहा है। तो वो बंदा जो है, चीनी का आप देखें, बाकी मामला देखें, पेट्रोल कितना कम हुआ। लगता है कंज्यूमर राइट्स वाले जो लोग होते हैं, इनको जाके या ये जो कंज्यूमर गुड्स को देखते होते हैं, इनको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराते? इसलिए कि किसी के पास वक्त नहीं है इस चीज़ के लिए। मैं कंज्यूमर कोर्ट्स में अमूमन ऐसे मैटर्स लेके जाता हूँ, तो हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। हम किसी को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं कि हमारा वक्त बच जाए, बस काम हो जाए, हम रिजॉल्व कर लें अपना मामला, बाकी की खैर है। तो ये जो सोच है ना, मिन हैसुल कौम, दुरुस्त नहीं है। अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि मैंने एजिटेट करना है, मैंने मिठाई के दुकान के बाहर 10 लोगों को जमा करके कहना है कि आप लोग रेट कम करें, तो इससे असर पड़ सकता है, लेकिन हम ऐसा करने को तैयार नहीं है। उसकी रीजन क्या है वैसे? उसकी रीजन यही है कि हम जल्दबाज हैं। हम कहते हैं बस हमारा काम हो जाए, हमें दूसरे की फिक्र नहीं है। और आपको नहीं लगता कि जो लेने वाला है वो भी इस पे एहतजाज नहीं कर रहा होता? क्योंकि जब लेने वाला एहतजाज नहीं कर रहा, आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम होना चाहिए कि आपकी जितनी भी मोबिलिटी है उसकी कीमतें कम होनी चाहिए। आपकी आमद और रफ्त के जितने रास्ते हैं और उनके जो किराए हैं उनमें कमी आनी चाहिए, तो क्यों नहीं आती? उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि बेसिकली जो ह्यूमन है ना, इंसान है, ये हमेशा से किसी ऐसी ताकत के इंतज़ार में होता है जो उसको दबा सके, जो उस पर कानून पे अमल दरामद करा सके। तो आप ये देखेंगे, यूरोप आपने देखा है, आपने अमेरिका देखा है, वहाँ पे कानून चूँकि सख्त है, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ चूँकि सज़ा कोई नहीं है, हमारा महंगा बेचने की कोई सज़ा नहीं है, मिलावट वाला दूध बेचने की कोई ख़ास सज़ा नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता लॉज के ऊपर, ये रीज़न है। अगर इन लोगों को आज भी आप देखें कि एक बाइक पे जो हाउस मेड्स हैं उनको 4-4 बैठी होती हैं और एक बंदा उनको लेके जा रहा है, उसके पास हेलमेट भी नहीं होता, उसने कोई रूल्स नहीं देखने, उसने राइट से भी चलाना है, उसने लेफ़्ट से भी चलाना है, एक्सीडेंट करना है, बाद में कहते हैं जी गलती हो गई है। तो चूँकि वो ट्रैफिक पुलिस वाले अगर उनको ऐसे भारी जुर्माने करें, उनको अगर 2,000 रुपये जुर्माना एक आदमी को कर दिया जाए, तो आइंदा वो पूरे 2 महीने सोचेगा कि मैंने ये गलत करना है या नहीं करना। दूसरी बात आप देखिए कि बाहर जब भी कोई ये ट्रैफिकिंग के कोई भी कोई कानून या ओवर स्पीड करता है, ये जरा बराबर भी, तो हिडन कैमरास होते हैं और कुछ कहना नहीं पड़ता, घर में टिकट आ जाता है। घर में टिकट आता है, वो $1,000 का जब टिकट सर पे पड़ता है ना, तो सब पता लग जाता है कि वो बड़े कहते हैं ना, मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को ना वहाँ सीधा करने के लिए, मजदूरी कराने के लिए भेजो, ताकि उनकी अकल ठिकाने आए। मैं यही करती हूँ वैसे। तो जनाब खैर, बात हम थोड़ा सा चीन के हवाले से कर रहे थे, तो किन ऐसे MOUs हैं जिनके ऊपर मजीद साइन होने, और आपको क्या लग रहा है अभी जैसे जो तकरीब हुई कल, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर बातचीत हुई और बहुत कुछ, तो आपको क्या लगा कि किस ये तरक्की के कौन से ऐसे मनाजिल हैं
जिसको आपको लगता है कि नहीं जी अब मज़ा आने वाला है? जैसे कि हम स्मार्ट स्कूल की बात कर रहे थे और आपने वर्चुअल के हवाले से जो कल तकरीब जिसके हवाले से आपका ये समझना है, आपका ये मानना है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये उस जगह पे होती तो आपको लगता है कि कुछ और तरह का इम्पैक्ट आता? जी, पूरी दुनिया को मैसेज जाता कि जो हमारी रिट है वो बलूचिस्तान की सरजमीन पे और गवादर पे बहुत मजबूत है। मेरा ये मानना है और मेरा ये ख्याल है, लेकिन वो बहुत अक्लमंद लोग, उन्होंने पता नहीं जिस भी हालात में फ़ैसला किया होगा, अगर इसका प्रैक्टिकल ये तो नहीं थी, सॉरी बात आपकी काट रही हूँ, अभी जो चीनी 2 बाशिंदे यस डेफिनेटली ये सब चीज़ें शामिल हैं, मगर रेट ऑफ द गवर्नमेंट इन चीज़ों से ऊपर होती है। अगर ये रिस्क लेते, मेरा ये मशवरा है तो, और ये वहाँ जाके वर्चुअली की बजाय इसको प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके इनॉग्रेट करते, तो ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना था कि पाकिस्तानी मजबूत हैं और ये कोई डरता नहीं है। ये नहीं डरते, हाँ, ये नहीं डरते किसी से, और इनकी रेट है वहाँ पे। उन्होंने अब ये इससे ये जा रहा है कि यार देखो, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और चाइना का प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ जाके प्रैक्टिकली इसको इनॉग्रेट नहीं कर सकते, तो एक आम आदमी की क्या इसमें हिम्मत होगी? तो ये मैसेज जो है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी हम्बल ओपिनियन ये है, वहाँ पे उनके इतने थिंक टैंक होंगे और इतने थिंक टैंक से उनको ये बात नहीं बावर कराई होगी कि भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता, एक छोटा बच्चा भी होता है उसको अपने फ़ायदे और नुकसान का पता होता है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो मुझे पता मैं क्या बात करें अपने फ़ायदे नुकसान की, तो उनको क्यों नहीं पता? उनको यकीनन पता होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो टाइम कंस्ट्रेंट है ना, और बाकी इंगेजमेंट इस्लामाबाद में इतना थी, शायद इस वजह से शायद वो ना जा सके। अदरवाइज करना ऐसे चाहिए था इनको कि वहाँ जाके प्रैक्टिकली करते। पाकिस्तान की जो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो माशाल्लाह बहुत मजबूत हैं, इनके लिए वहाँ पे इनॉग्रेशन कराना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मगर मैं ये समझता हूँ कि बाकी कमिटमेंट चूँकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा थी, जैसे आपने खुद बताया CPEC के, स्मार्ट स्कूल के इशूज़ हैं, वो सारी चीज़ों पे उन पे MOUs पे साइन होने। अच्छा, एक तो चाइना है ना, ये तो हमारा अज़ली दोस्त है और रहेगा। इसी तरीके से एक और कंट्री जिसको हमारा अज़ली दुश्मन कहा जाता है, वो है इंडिया। मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों मुल्क एक दूसरे को अज़ली दुश्मन समझना छोड़ें, और चूंकि हमारे बॉर्डर चेंज नहीं हो सकते हैं, दोस्त तो तब्दील हो सकते हैं, हमसाया तब्दील कभी नहीं हो सकता। तो उसका ये जो उनका फॉरेन मिनिस्टर पिछले 9-10 सालों के बाद आ रहा है, इसको भी हमें वेलकम करना चाहिए। हमारे मीडिया को इस पे बात करना चाहिए, हमें पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कल बहुत खूबसूरत बात की है कि वो कह रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोदी साहब खुद यहाँ तशरीफ़ लाते। तो ये जो आइस मेल्टिंग ज़रूर होनी चाहिए, ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। मैं ये समझता हूँ मैडम कि हमारे 70% जो क्राइसिस हैं वो सिर्फ एक आप अमल कर लें, अपने तीनों हमसायों से, तीनों नेबर्स के साथ अगर हमारे अच्छी ट्रेड हो जाए और हमारे अच्छे रिलेशन हो जाए, तो हमारे 70% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें चाइना के साथ साथ सिर्फ चाइना अकेले पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमारे लिए UAE बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ हमारे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिकन प्रेशर की वजह से हम कर नहीं पा रहे। हमारा ऑयल बहुत सस्ता हो सकता है। हमारे जो बाकी इशूज़ हैं, कल्टिवेशन लाइक इशूज़, ड्राई फ्रूट्स, बाकी चीज़ें वो बहुत सारी अच्छे तरीके से हो सकती हैं। और अगर हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम दोनों तरफ, अफगानिस्तान भी की तरफ भी ठीक हो जाए, तो हमारी अच्छी खासी ट्रेड बेहतरीन हो सकती है। अब जो मुख्तलिफ हमारे सियासतदान हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत बूम मिलेगा और बहुत मईशत में बड़ी तरक्की मुतवक्किर है। आपको क्या नज़र आ रहा है? बेसिक मुझे सीधा पॉइंट और निकात बताइएगा कि क्या ऐसा होगा कि वाकई कुछ आपको नज़र आएगा, क्योंकि CPEC का मंसूबा भी बहुत टाइम से चल रहा है। गवादर पोर्ट हो गया या और बहुत सारी चीज़ें, या एयरपोर्ट के हवाले से ऐसा क्या कुछ होगा कि जो आपको वाकई स्ट्रेंथन करेगा? कुछ इतना हमारे इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तक तबाह हुआ है, तो आपको क्या चाइना बिल्कुल ही एक नया एक मॉडल पेश कर देगा? जी, कभी भी चाइना ऐसा नहीं कर सकेगा, ना ही कोई कंट्री किसी के लिए ऐसा करता है। बेसिकली जो तरक्की के लिए सबसे बड़ी, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ द पॉलिसी है। अगर ये गवर्नमेंट अपना टर्म 5 साल पूरा करती है, तो आई एश्योर यू, इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा सर्विस सेक्टर बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारा जो GDP है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पॉलिसी अगर कंटिन्यू रहेगी तो उसके असरात आएंगे। अगर ये अगले 6 महीने में गवर्नमेंट चेंज कर दी जाए, नए आएंगे तो उनके नए विजन्स होंगे। आप देखें कि थोड़ा सा संभलते 1 साल 1.5 साल निकल जाएगा, ये सियासी बात हो जाएगी। इमरान खान
के दौर में 1 इंच सी पैक पे काम नहीं हुआ। वो जो हमारे 3.5-4 साल ज़ाये में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें साल 1.5 साल फेस करना पड़े। और आप देखें कि पिछली दफ़ा जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे, इस चीज़ के ऊपर कभी बात नहीं होती कि जो आप तरक्याती मंसूबे होंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट आई आ जाए, उसको छेड़ा नहीं जाएगा? वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। एक कुछ इश्यूज थे जिनके ऊपर फ़ौज ने इंटरनेशनल फोर्सेस को गारंटी की थी, तो उसमें तो ऐसा कंटिन्यूटी हो सकी थी। लेकिन चूंकि हर आदमी की अपनी सोच होती है, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनकी अपनी एक सोच थी, फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उनकी अपनी सोच थी। तो प्रीमियर जो होता है वो मुल्क को अपने आइडियालॉजी के हिसाब से आगे लेके जाने की कोशिश करता है। और हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूशन है वो इतना मजबूत नहीं है कि इस लेगेसी को कैरी करें और कंटिन्यू करें। वो दब जाते हैं, वो प्रीमियर के आगे दब जाते हैं, बाकी अपने अथॉरिटीज़ के आगे दब जाते हैं। अदरवाइज तो आप देखें कि मोदी का ये तीसरा टर्म है। आप देखें इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बांग्लादेश में क्या हुआ, हसीना वाजिद को 3 टर्म्स मिले। बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ज़ुबैर साहब, हम बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि आम आदमी के लिए कि चाइना का दौरा हो या किसी भी और मुल्क का दौरा हो, तो उसको हम ये बता तो रहे हैं बार बार कि जी इसमें फ़रोग मिलेगा, इसमें फ़रोग मिलेगा, लेकिन एक आम आदमी को आप आसान अल्फाज में बताएं कि क्या रिलीफ मिलेगा। मैंने जैसे पहले ब्रेक से पहले गुजारिश की थी कि फौरी तौर पे कोई रिलीफ नहीं होगा। अच्छा, फौरी तौर पे जो यस फौरी तौर पे ये रिलीफ होगा कि दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान में 15-16 मुल्कों के सरबराहान गए, तो और लोग भी आना चाहेंगे। फौरी रिलीफ ये है। फौरी रिलीफ ये है कि जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब हमें IMF $1 बिलियन का लोन देता है तो दुनिया हमें $10 बिलियन भी देने को तैयार हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि IMF ने कुछ देख के दिया होगा, पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है, पाकिस्तान चलेगा। इस तरीके से बात चीज़ें सिर्फ सरमोनियल होती हैं, वो इस तरीके से सिग्निफिकेंट होती हैं कि इन लोगों का पाकिस्तान आना और इतना सारे MOUs पे साइन करना और बिज़नेस की कंटिन्यूटी चाहना, तो वो इस बात का मज़हर है कि ये मुल्क आगे भी जा सकता है, ये सेफ जगह भी है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ठीक काम कर रही है। तो फौरी तौर पे तो ये 2 गुड जेस्चर आपको नज़र आएंगे। लेकिन इन द लॉन्ग रन बहुत सारी चीज़ों में आपको नज़र आएगी तब्दीली। जैसे बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी IPPs, अगर वो उनके साथ भी नेगोशिएशन हो रही है, अगर वो भी अपने रेट कम करते हैं तो बिजली सस्ती। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर ये चीनी वज़ीर आज़म आए जो IPPs काम करें, उनको ख़त्म क्यों नहीं करते IPPs को? मुझे खुद एक ईमानदारी से बताएं, इतने सारे उन्होंने उसकी वजह से टैक्सेस लगा दिए, इतनी बिजली महंगी हो गई, और पहले सोलर का प्रचार किया, लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिए। आप जो है वो 64 रुपये बिजली आप दे रहे हैं एक आम आदमी को, और आप उनसे जो सोलर पे ले रहे हैं वो 19 रुपये ले रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और मुझे एक बात बताइए, IPPs को, अब आपकी एक ट्रेड है ना आपकी, उनसे IPPs को ख़त्म क्यों नहीं करते? हाँ, ये आपने बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। पूरी कौम इस IPPs की वजह से परेशान है। और मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा सेहरा IPPs के इश्यूज़ को उठाने में जाता है वो जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं उनको जाता है, FPCCI के बाकी लोगों को जाता है, गौहर एजाज को जाता है। बेसिकली IPPs के साथ जो बहुत बड़ा हमारे साथ मसला हुआ है हमारे मुल्क के साथ, कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट्स किए थे उसमें 3 बड़ी बातें उन्होंने रख दी थी IPPs ने उनके सामने। एक तो ये कहा था कि हम डॉलर में आपसे लेंगे पेमेंट्स। नंबर 2 उन्होंने ये कहा था कि हमें आप कैपेसिटी चार्जेस देंगे। और नंबर 3 उन्होंने ये कहा था कैपेसिटी चार्जेस जो है ना, इसने मार डाला है। बेसिकली ये है कि चाहे आपको ले या ना ले, आपको देने। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो इन्होंने एग्री कैसे कर लिया था? मैं तो बड़ी हैरान हूं। ये मेरा ये पूरी कौम से मतालबा है और पूरी अशराफिया से ये मतालबा है कि जो लोग इस चीज़ के सिग्नेटरी हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और उन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। बिकॉज ये पूरी दुनिया में देख लें, जग हसाई के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या ये रिवर्स नहीं हो सकता? ये रिवर्स हमारे नहीं, हम नहीं कर पा रहे। नहीं, उसमें एक और प्रॉब्लम है जो मैं तीसरा आपको फैक्टर बताने जा रहा था कि उसमें IPPs के साथ जब मुआहदे हो रहे थे तो उस वक्त ये रखा गया था कि कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होगा तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। तो ये रीज़न है कि पाकिस्तान का जैसे ही किसी IPP से ज़बरदस्ती करते हैं, बंद करते हैं फोर्सफुली, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे और वहाँ पे केस चलेगा। और वहाँ आपने देखा होगा कि हमें रेकोडेक में कितना बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा, हमें वो कारके वाले केस में कितना, क्योंकि हमारे वकील
वकील वहाँ जाके कोई अच्छी तैयारी से जाते नहीं, अच्छा केस नहीं चला सकते हैं। और यहाँ भी चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिग्नेटरी है इन सारे जो भी एग्रीमेंट्स हैं, तो इसकी बुनियाद पे वहाँ भी ये केस कमज़ोर रहेगा। मेरी गुजारिश ये है अरबाब इख्तियार से कि इसको एमिकेबली हल करें, एकदम प्रेशर उन पे ना डालें, आहिस्ता आहिस्ता उनसे भाई आपने बहुत खा लिया है। अगर आपकी लागत, मैं आपको एक मिसाल देना हूँ कौम को समझाने के लिए कि अगर एक आईपीपी की लागत पूरे अरसे में रही है 50 अरब रुपए की, तो वो आईपीपी इस टाइम तक कौम से 1500 अरब से ज़्यादा ले चुका है। ठीक है, और कुछ ऐसे आईपीपीज भी हैं जिनकी कैपेसिटी ही इतना कम है कि वो चला ही नहीं पा रहे, लेकिन वो उनको कैपेसिटी चार्जेस में पैसे पूरे मिल रहे हैं। इससे भी भयानक जो सूरत हाल है, जब ये आईपीपीज किए गए तो तकरीबन 46,000 मेगावाट के मुआहदे किए गए, जबकि पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो 23-24 हज़ार से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती। मुझे ये बताइए, ठीक है आपने बड़ी अच्छी वजाहत के साथ बयान किया, जो चाइनीज़ आईपीपीज़ हैं जो वज़ीर आज़म आए, इनके साथ नेगोशिएट क्यों नहीं कर सकते? एक अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए, एक दोस्त है, अगर मैं आपके साथ हूँ और अगर मेरी किसी चीज़ के ऊपर मुझे मसला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे करने की कोशिश करें या कुछ करें। आप मेरे खैर खा होंगे तो करेंगे ना? जी बिल्कुल। तो ये कितना ज़रूरी है इन पॉइंट्स पे बात करना? पॉइंट्स पे ये मैं पूरी कौम के कह रहा हूँ कि ये मतालबा रखा जाए इस वक्त और इसको टॉप ट्रेंड बनाया जाए एक्स पे और बाकी उस पे कि पाकिस्तानी प्रीमियर जो हैं वो चाइनीज़ प्रीमियर को ये रिक्वेस्ट करें कि इनके ऊपर आप इन आईपीपीज़ के जो माहिदे इन पे रिव्यू करें और पाकिस्तानी कौम पे मेहरबानी करें। आपने बहुत कमा लिया है, हाँ। अब मेहरबानी करें हमें जीने दें, हाँ। हमारे आम आदमी को जीने दें। हम उसी वक्त कम्पीट दुनिया को कर सकेंगे जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बाकी दुनिया के बराबर हो जाएगी। बताइएगा, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, हम अगर आईपीपी से हमारे मुआहदे ख़त्म हो जाते हैं, हम कितना रोक पाएंगे? हमारे पास कितना जो वेल्थ है वो हम बचा सकेंगे? और प्लस ये कि अगर हम आईएमएफ से जो कर्ज़े लेते हैं, क्योंकि हम वो कर्ज़े पूरे सूद के साथ जो दे रहे होते हैं, तो हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं, उतना ही बचता है कि वो आप रोटेशन में होता है, ना कमा पा रहे होते हैं ना कुछ। अगर ये आईएमएफ से कर्ज़े बंद करें और आईपीपी से जो है वो जो यहाँ पे ख़त्म करें, तो कहाँ थोड़ी सी बेहतरी आएगी? बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। अभी देखें कि कुछ मुआहदे हुए हैं गवर्नमेंट के, हाँ। कुछ आईपीपीज़ बंद हुई हैं, तो उससे आप ये देख लें कि 1 रुपये पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, अगर वो हो जाते हैं अगले 6-8 महीनों में, तो आप ये समझें कि 10 रुपये तक पर यूनिट प्राइस कम हो जाएगी। अच्छा। और अगर चाइनीज़ के साथ भी मुआहदा जो था, वो मुझे यकीन है कि वो आए में वो एज ए ग्रेस पाकिस्तानी कौम को चाइना के प्राइम मिनिस्टर ये तोहफा दे के जाएंगे और कि वो कहेंगे कि यकीनन जो आईपीपीज़ है इसको नहीं रिव्यू कर रहे हैं, हाँ। हम उस रेट को रिव्यू कर रहे हैं आपके साथ। तो अगर ये सब हो जाता है तो आने वाले 1.5-2 साल। आपको लगता है कि रिव्यू करना जरूरी है या खत्म कर देना? खत्म एकदम से नहीं किया जा सकता। अच्छा। क्योंकि हमें ज़रूरत तो रहती है ना। अब हमारे पास थ्रू आउट द ईयर तो बिजली पूरी नहीं रहती, हमें ये हम जो खुद नहीं बना सकते? जी, हम अगर हाइडल पे जाएं तो हम बिल्कुल बना सकते हैं इसको। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, अभी नए बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो है वो कचरे से बिजली पैदा करने, उनको वो जगह ही नहीं दी जा रही। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हम एक सोच पिछले 70-80 सालों से लेके चल रहे हैं कि हमने बाबू बनना है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट बनना है। हाँ। ये जो हमारा साइंटिस्ट है, ये जो हमारा बच्चा इस पे काम कर रहा है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। अब आप ये देखें कि पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान ने सोलर में इतना ग्रो किया है कि तकरीबन सोलर से जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बिजली जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो 6-7 हज़ार मेगावाट है। और जो इसके जिन्होंने नेट मीटरिंग नहीं की हुई, वो भी तकरीबन 6-7-8 हज़ार मेगावाट है। तो जब हम 2-2.5 साल में हमारा आम आदमी 12-13 हज़ार मेगावाट बना सकता है, हाँ। तो हर शोबे में हम तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू और बातचीत रही, बड़ा अच्छा तजिया हमारा आपका साथ शेयर हुआ। इंशाल्लाह आप हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी, अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। कोशिश की थी कि कुछ चीज़ें आपको बता सकें और आपको समझ आ सके। मुझे भी काफ़ी हद तक समझ आए और मैंने अपने अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।